तो दोनों बातें समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है भी। अब देखिए भी, अब हम लोग बात करनी है कि आदर्श ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफर, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसके अपन करेंगे कल्पना। क्या करेंगे? कल्पना कि आदर्श ट्रांसफार्मर ऐसा हो सकता है, तो उसके अपन करें कल्पना। तो देखिए आदर्श ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ठीक है भी। अब अपने क्या पढ़ा है, ट्रांसफार्मर में आपके पास दो वाइंडिंग है, और दोनों वाइंडिंग किस पे लपेटी गई है? एक ही कोर पे लपेटी गई, ऐसे बोलना है। दोनों वाइंडिंग एक ही कोर पर लपेटी गई, और दोनों के बीच में कॉमन क्या होता है भी? कोर कॉमन होती है, इसलिए चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होता है भी? कॉमन होता है। जिस वाइंडिंग को अपन प्राइमरी से जोड़ेंगे, जिसको सप्लाई से जोड़ेंगे, वो क्या बनेगी? प्राइमरी। और इस साइड अपन बनाएंगे सेकेंडरी। क्या बनाते हैं भी? सेकेंडरी। और इधर लगाते हैं लोड। ठीक है भी, इस साइड अपन लगाते हैं सेकेंडरी। अब देखिए यहाँ पर ये अपने पास क्या भी? कोर है, और जैसे आप यहाँ प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाओगे तो यहाँ धारा कौन सी प्रवाहित होगी? प्रत्यावर्ती। इस प्रत्यावर्ती धारा के कारण यहाँ पैदा होगा चुंबकीय फ्लक्स, और जब चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा तो इसके कारण पैदा हो जाएगी वोल्टेज E1 और E2। अरे होगी नहीं होगी? तो यहाँ पैदा होगा चुंबकीय फ्लक्स। अब जितने आप कल्पना कर सकते हो ना उतनी कर देनी है इसके बारे में, जितने अपना कल्पना सही सही कर सकते हैं वो सारी कर देनी है आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में। समझ में आ गया? अब अपने पास ये प्राइमरी वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग है भी? प्राइमरी। अब प्राइमरी वाइंडिंग हो तो इसका प्रतिरोध इस साइड में क्या होगा? R1, और यहाँ घेरों किसकी क्या होगी? N1। इसका प्रतिरोध अपन मान लेते हैं R1। क्या मान लेते हैं भी? R। प्रेरक प्रतिघात क्या मान लेते हैं? X1। क्या मान लेते हैं भी? X1। इधर घेरे क्या मान लें? N2। प्रतिरोध इसका क्या मान लें? R2। और प्रेरक प्रतिघात क्या मान लें? X2। अब देखिए, अगर मैं आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करूंगा तो सबसे पहले आपको आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में बताना है कि इसकी दक्षता 100% होगी। क्या होगी? आज तक ऐसी कोई मशीन बनी नहीं जिसकी दक्षता कितनी हो? 100%। पर आपको बताना है कि इसकी दक्षता क्या होगी? 100%। यहां पर V1 है, यहां पे बाहर के सिरों में वोल्टेज क्या आएगी? V2। क्या आएगी भी? V2। यहां बाहर के सिरों में वोल्टेज क्या आएगी? V2। यहां धारा क्या आएगी? I2। अगर यहां धारा क्या आएगी? I1। ठीक है भी। अब अगर मैं दक्षता 100% लेता हूं तो पहला क्या लिखना है? इसकी दक्षता कितनी होती है? 100%। होता नहीं है, माननी है। इसकी दक्षता, और दक्षता कौन दिखाते हैं? नीटा से। तो नीटा कितनी होती है भी? 100%। पहली बात समझ में आ गई? मानना है, मानने में कुछ जाता नहीं। अब दक्षता 100% हो गई, और दक्षता 100% कब होगी? जब इनपुट और आउटपुट पावर क्या हो? बराबर। जब अपन जितना इनपुट दें वो सारा क्या मिल जाएगा आपको? आउटपुट में। अरे बताओ समझ में आई नहीं है? तो जितना इनपुट करेंगे वो सारा क्या मिल जाएगा? आउटपुट में। तो यानी इसकी इनपुट और आउटपुट का पावर क्या होगी? बराबर होगी। तो इसकी इनपुट पावर वह आउटपुट पावर क्या होती है? समान होती है। पावर समान होती है। समझ में आ गया? अगर अपना इसको ऐसे लिखे तो लिख दें P इनपुट इक्वल टू P आउटपुट। समझ में आ गया? P इनपुट किसके बराबर होगा? V गुणा में I1 के, V गुणा में I1 के, और आउटपुट किसके बराबर होगा? V2 गुणा में I2। सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा क्या मिली है? I2। वोल्टेज क्या है? V2। यहाँ क्या है? V1। इधर क्या है? I1। कोई दिक्कत भी? समझ में आ गया सभी को? अब देखिए दूसरी बात अपने की कि दक्षता कितनी होगी? 100% होने के लिए इनपुट आउटपुट पावर क्या होगी? बराबर। अब अगर इनपुट और आउटपुट पावर बराबर हो रही है तो क्या इसमें किसी तरह की कोई हानियां होनी चाहिए क्या? अरे होनी चाहिए क्या? कोई तरह की हानियां नहीं। अब ट्रांसफार्मर में मेनली दो ही हानियां होती हैं, एक तो लो हानियां, दूसरी तांबर हानियां। अब तांबर हानियां किसके कारण होती है? प्रतिरोध के कारण। अरे होती नहीं होती?
तो बताओ क्या वाइंडिंग का प्रतिरोध होना चाहिए फिर कोई? अब दक्षता 100% होने के लिए इसमें ताम्र हानियां वह लो हानियां कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। 0 होनी चाहिए। अब इनके लिए क्या क्या होना चाहिए फिर बताओ? अगर आपके पास ताम्र हानियां 0 होनी चाहिए तो इसके लिए वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? 0। यानी आपके पास दोनों वाइंडिंग का प्रतिरोध R1 और R2 का मान कितना होना चाहिए? 0। वाइंडिंग प्रतिरोध R1 तथा R2 क्या होने चाहिए? भी 0 होने चाहिए। होने चाहिए। बताओ इतनी बातें याद होगी क्या सारी? मैंने कहा जो मानना है एकदम बढ़िया मानना है, मानते जाओ, पर बनेगा नहीं ऐसा। मानने में क्या दिक्कत है? एग्जाम इसने किताब वाले में मानना है, अपने भी मान लेंगे। सारी बातें मान दी। अब देखो इसमें दूसरा फैक्टर लो हानियां, क्या भी? लो हानियां। अब लो हानियां भी कितनी होनी चाहिए? 0। क्या होनी चाहिए? अब लो हानियां 0 होने के लिए आपका जो कोर का प्रतिष्ठम है वो क्या होना चाहिए? 0। क्योंकि लो हानियों के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कोर का प्रतिष्ठम। क्या भी? कोर का प्रतिष्ठम। अगर कोर का प्रतिष्ठम नहीं होगा तो आपका फ्लक्स इजीली मूव कर सकता है, पर उसके कारण फ्लक्स आपका इजीली मूव नहीं करता है। जितने भी चुंबकीय कण होते हैं वो इजीली मूव नहीं कर पाते हैं। उसमें होती है ऊष्मा की ऊर्जा की क्षति, जिन्हें अपन लिखते हैं लो हानियों। क्या लिखते हैं भी? तो अब बताओ अगली लाइन में क्या लिखें? 5 नंबर पॉइंट अगर मैं बढ़ाऊं तो बताओ लो हानियां कितनी लिखूं? अब लो हानियों के 0 होने के लिए, लो हानियों के 0 होने के लिए, कोर का प्रतिष्ठम यानी रिलक्टेंस, इसे दिखाते हैं एस। किसे दिखाते हैं भी? एस। क्या होना चाहिए भी? 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इस प्रतिष्ठम का उल्टा होता है पारगम्यता। क्या होता है भी? पारगम्य। जैसे अपने प्रतिरोध को उल्टा पड़ा चालकता, क्या पड़ा भी? चालकता। अब कोर में अगर प्रतिष्ठम है तो उसका उल्टा है पारगम्यता। क्या भी? तो अगर इसका मान 0 है तो उसका मान अनंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनंत। क्योंकि कोर की पारगम्यता क्या होती है? अनंत। म्यू बराबर होता है 1/में s। अगर मैं s का मान 0 रख दूं, इसका मान कितना आएगा? अनंत। तो अगर मैं इसका मान 0 रखता हूं तो s का मान कितना आएगा? म्यू का मान कितना आएगा? अनंत। तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया ALP 2024 में, कोर की पारगम्यता क्या होनी चाहिए? अनंत होनी चाहिए। अनंत होनी चाहिए। कोर की पारगम्यता अनंत होनी चाहिए। अब 7 नंबर पॉइंट में अपन लिखेंगे, अब जैसा कि मैंने बताया कि वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है? 0। वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है? 0। जब वाइंडिंग का प्रतिरोध आपके पास 0 है तो क्या बताओ वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या? जब वाइंडिंग में प्रतिरोध नहीं है तो क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या? तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो बताओ वोल्टेज नियमन कितना हो जाएगा? 100% है 0? 100% वोल्टेज ड्रॉप 0 होना चाहिए। अगर वोल्टेज ड्रॉप 0 होना चाहिए, अगर वोल्टेज ड्रॉप 0 है तो क्या होने वाला है? जितना V1 है उतना ही क्या होगा? अरे जितना V1 है उतना ही क्या होगा? E1। जितना V1 है उतना ही क्या है? E1। तथा जितना E2 है उतना ही क्या होगा? V2। E2 बराबर क्या होगा? V2। देखिए बड़ी बातें समझने वाली हैं। जितने आरोपित वोल्टता होगी उतना ही क्या होगा? E1। यहाँ पे वोल्टेज पैदा होगी। जितना बस V2, जितना E2 होगा वहीं उतना ही क्या होगा? V2। अब तो क्या वोल्टेज नियमन होगा क्या? क्या E2 और V2 में कोई चेंज है क्या? नहीं है। तो वोल्टेज नियमन हो जाए 0। कितना हो जाए? 0। तो वोल्टेज नियमन क्या है? 0। वोल्टेज नियमन 0 होता है। वोल्टेज नियमन क्या होता है? 0।
अगर आपके पास ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसकी कोर की पारगम्यता अनंत हो चुकी है, क्या हो चुकी है? अब उस कोर के में चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने के लिए आपको चुंबकन धारा की आवश्यकता नहीं होगी, तो इसमें अब चुंबकन धारा का मान भी कितना हो जाएगा? 0, यानी अपने आप चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाएगा। ये पॉइंट भी ऐड कर देते हैं। चुंबकन धारा का मान 0 होगा। चुंबकन धारा का मान क्या होगा अभी? 0। बताओ सारी बातें समझ में आ गई नहीं आ गई? आगे बातें समझ में? तो अगर मानना है तो बढ़िया ही मानना है। सारी चीजें अपने क्या मान ली भाई? अब प्रेरणिक प्रतिघात का मान भी कितना होता है? 0। x1 और x2 का मान भी कितना होता है? 0। वो भी लिख देते हैं। कुछ भी पूछ ले आपसे, x1 व x2 इनका मान भी कितना होता है अभी? 0। तो ये होगा आदर्श ट्रांसफार्मर। आज तक ऐसा बना नहीं, पर अपनों को कुछ चीजें यहां से काम आएंगी जो अपन लेंगे आगे काम में। कोई दिक्कत? सारी बातें समझ में आ गई? एक बार और देख लो। तो अगर अपन आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो इसकी दक्षता हमेशा कितनी होनी चाहिए? और दक्षता 100% होने के लिए पावर इनपुट और आउटपुट बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पावर इनपुट और आउटपुट तभी बराबर होगी जब लॉसेस क्या हो जाए? 0। क्या हो जाए? 0। और लॉसेस कितने टाइप के हैं? एक तांबर आनिया, दूसरी लो आनिया। तांबर आनिया 0 होने के लिए वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना हो जाना चाहिए? और कोर लॉसेस 0 होने के लिए वाइंडिंग का प्रतिष्ठम कितना हो जाना चाहिए? और अगर कोर का प्रतिष्ठम 0 हो गया तो पारगम्यता कितनी हो जानी चाहिए? अनंत। क्या हो जाना चाहिए? अनंत। अगर वाइंडिंग का प्रतिरोध 0 है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? 0। और वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा तो बताओ वोल्टेज निम्न कितना हो जाएगा? 0। अगर पारगम्यता अनंत तो चुंबकन धारा का मान कितना हो जाएगा? 0। x1 और x2 का मान भी कितना हो जाएगा? 0। बातें समझ में आ गई सभी? कोई दिक्कत है बताओ? अब तो अब अपन अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं यहीं से। अब अपन बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज रेशियो है, टर्न रेशियो है और धारा रेशियो है, उनमें क्या संबंध है? किस तरह से अपन बताएंगे कि कब ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप होगा, कब आपका ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा? तो एक ही ट्रांसफार्मर होता है जिसे आप स्टेप अप भी कर सकते हो, स्टेप डाउन भी। तो अगला टॉपिक अपन ले रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेशियो, फिर अपने पास क्या है? टर्न रेशियो व धारा रेशियो में वह धारा रेशियो। अब तीनों के बीच अपन संबंध में निकालेंगे और तीनों को अपन ज्ञात भी करेंगे कैसे आता है। अब देखिए अपन ने प्राइमरी वाइंडिंग के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज को लिखा है E1। क्या लिखा है अभी? E1। और E1 बराबर किसके होगा? V1 के। बताया ना? कौन से ट्रांसफार्मर में? आदर्श ट्रांसफार्मर में। बताया ना? अभी काम आ गया ना, इसलिए अपने अब E1 बराबर V1 होगा तो अपने E1 का मान क्या लिखा है? 4.44 F गुणा में पाई मैक्सिमम गुणा में घेरों की संख्या n। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गया सभी को? दूसरा अपने पढ़ा है भी कि जो आपके पास E2 है वो किसके बराबर होगा? या V2 किसके बराबर होगा? E2 के। तो एक ही तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो E2 V2 और V2 E2 किसके बराबर आया था? 4.44 F गुणा में पाई मैक्सिमम गुणा में घेरों की संख्या n। ये इक्वेशन नंबर में लेते 2। क्या लेते भी? 2। अब अपन क्या करेंगे? इस समीकरण 2 में किसका भाग दे देंगे? 1 का। तो समीकरण 2 में भाग देते हैं 1 का। 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर का भाग दे। अब भाग दोगे तो कैसे लिखोगे? देखो E2 भाग क्या लिख दोगे? E1 लिख दोगे क्या? V2 भाग क्या लिख दोगे? V1। अब देखो दोनों में सेम क्या है उसको काटना बताता हूं आपको। जो दोनों में सेम है वो काट दें तो 4.4 4.4 कट जाएगा, 5m कट जाएगा, आवर्ती आवर्ती कट जाएगी, तो क्या बचा? N1 और N2। तो अपन क्या लिखेंगे? N2 भाग N1। N2 भाग N1। अब देखो ये तीनों का रेशियो आ चुका है। हाँ एक सेकंड अभी कर देते हैं। वो बोला कुछ हो जाता है, लिखा के कुछ बार हो जाता है, वो दिक्कत नहीं है। ये कोई दिक्कत? अब इन तीनों को, ये आपके पास उत्पन्न वोल्टेज का अनुपात है
ये आपके पास है, ये क्या है लोड वोल्टेज, और ये क्या है आरोपित वोल्टेज। ये घेरों की संख्या का अनुपात है। अब इसको कुछ ना कुछ अपने को मानना पड़ेगा, कोई ना कोई नियतांक मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? नियतांक। अब इसका मान अपने मान लिया के, क्या मान लिया अभी? अब अगर वोल्टेज, दोनों वोल्टेज का रेशियो बराबर क्या है? के। इन वोल्टेज का रेशियो बराबर क्या है? के। इनका दोनों का घेरों का रेशियो बराबर क्या है? के। अब इन कितनों के बीच में संबंध आ गया। अब यहां से बचा हुआ देखो कौन, मैंने आपको क्या बताया नहीं था? धारा रेशियो। इसको कहां से लेके आए? इसको भी लेके आते। तो अभी अब अपन पढ़ के आए, देखो कहां जाके। तो अगर अपन पढ़ा है आदर्श ट्रांसफार्मर, क्या पढ़ा अभी? आदर्श ट्रांसफार्मर। तो आदर्श ट्रांसफार्मर अपने क्या पढ़ के आए थे कि V इनपुट बराबर क्या होगी? V आउटपुट। V1 I1 बराबर क्या होगा? V2 I2। तो यहां से अपने पास पड़ेगा धारा रेशियो, क्या बनेगा? तो इसको अपन आगे लेके चलते हैं वापस। तो अपन क्या पढ़ के आए इधर देखो कि V1 I1 बराबर क्या होगा? V2 I2। अब देखो इसको इधर लेके जाओ, क्या बन गया? तो I1 बराबर आएगा V2 भाग V1। इधर I2 बैठा है, इसको इधर ले आओ, I1 भाग I2। अरे बना कि नहीं बना? तो अगर अपन V2 भाग V1 लिखा है बराबर, बताओ I1 बटा I2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो जो V2 भाग V1 लिखा है उसके बराबर यहां क्या लिख दें? I1 भाग I2। तो क्या बताओ सारे रेशियो आगे नहीं आगे? तो धारा रेशियो वाले में उल्टा लिखना है। उल्टा क्यों लिखूंगा वो भी बताऊंगा। तो एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, देखिए अगर आपकी वोल्टेज बढ़ती है तो धारा का मान घटता है, धारा का मान घटता है, तो उल्टा लेके चलना है। अब आप इन तीनों के बारे में देखो, अगर आपके पास के का मान 1 से ज्यादा है, के का मान 1 से ज्यादा है, इसको छोड़ दो एक बार, यहां तक छोड़ दो, इधर यहां से देखो, अगर इनके लिए के का मान 1 से क्या है? ज्यादा, तो आपका जो ट्रांसफर होगा वो होगा स्टेप अप। क्या होगा? स्टेप अप। E2 भाग E1 का मान अगर 1 से क्या है? ज्यादा, तो ट्रांसफर स्टेप अप। V2 भाग V1 का मान 1 से ज्यादा, तो ट्रांसफर स्टेप अप। N2 भाग N1 का मान 1 से ज्यादा, तो ट्रांसफर स्टेप अप। पर उधर वाले में लिखना I2 भाग I1 भाग I2। इधर दो है तो इधर क्या लिखना है? अगर I1 भाग I2 1 से ज्यादा तो भी ट्रांसफर क्या? स्टेप अप। समझ में आया कि नहीं है? अब स्टेप अप वाला कंसेप्ट क्या है देखो, मेरे को कोई संख्या है 10, अभी 10, इसको बढ़ाना है, तो बताओ मैं एक से छोटी संख्या से गुणा करूं, एक से बड़ी से? अगर मैं इस संख्या को 2 से गुणा करूंगा तो बताओ ये बड़ी कि नहीं बड़ी? और अगर मैं इसको संख्या को 1/2 से गुणा करूंगा तो कितनी हो जाएगी? आधी। तो बताओ आपको बढ़ाना होता है तो गुणांक 1 से ज्यादा लेना है कि बड़ा लेना है? 1 से बड़ा, 1 से छोटा? 1 से बड़ा। तो दिमाग में गांठ बांध दो कि अगर के का मान 1 से ज्यादा है तो बड़ा है, 1 से ज्यादा तो स्टेप अप, 1 से कम है स्टेप डाउन, और के बराबर 1 है तो ना स्टेप अप ना स्टेप डाउन। बताओ समझ में आई नहीं? इसे बोलते हैं आइसोलेशन। क्या बोलते हैं भी? बताओ तीनों बातें समझ में आई नहीं? पहले तो बताओ मजे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ट्रांसफर में कोई डाउट आ रहा है क्या? कोई डाउट नहीं। एक एक बात बच्चों देखिए दिमाग में फिट कर दोगे ना, आपको इस थ्योरी को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो खिचड़ा सा पढ़ोगे ना कि यार थोड़ा सा पढ़ लियो थोड़ा सा छोड़ दूं, फिर वही बार बार चलेगा। तो ढंग से पढ़ना है, ढंग से चीजों को सीखना है, और बार बार करना है रिवीजन। क्या करना है? रिवीजन। सफलता की जो मेन कुंजी है वो है रिवीजन। वो क्या भी? रिवीजन। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। इतनी बातें समझ में आ गई? तो अब अपन लिख दें यहाँ पे के का मान कब होगा? तो अगर के ग्रेटर देन 1 है, के ग्रेटर देन क्या भी? 1, तो ट्रांसफर स्टेप अप। ठीक है भाई? के लेस देन 1 तो स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। और अगर के बराबर 1, के बराबर क्या भी? 1, के बराबर क्या है? 1, तो ना स्टेप स्टेप डाउन। तो ये करते हैं अवरोधन के लिए। क्या काम लेते हैं? अवरोधन। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में पड़ जाता है अवरोधन, तो ये आपका हो जाएगा अवरोधन ट्रांसफॉर्म। ठीक है भाई? I1 और I2 वाले में क्या याद रखना? उल्टा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ क्या है? 1। तो मैंने आपको क्या बताया तो देखिए हमेशा करंट उल्टा चलेगी। अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो धारा घटेगी, और वोल्टेज घटेगी धारा बढ़ेगी। तो अब यहाँ अगर V2 लिखो तो यहाँ क्या लिखना? यहाँ 1 लिखना। यहाँ 2 है तो यहाँ क्या लिखोगे? 1, और यहाँ 1 है तो यहाँ क्या लिखोगे? 2। किसके मामले में? धारा के मामले में। किसके मामले में? बताओ समझ में आ गया? सारी बातें समझ में आ गई? अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखिए आराम से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन।
पीछे ले गए क्या उस पेज को? अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ट्रांसफार्मर में धारा अनुपात किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? अभी आपको बताया है, देखो धारा उल्टा चलती है। अब यहाँ पे केवल एक टर्न अनुपात दे रखा है, अगर वोल्टेज अनुपात दिया तो उसकी भी क्या चलती है? उल्टा। अरे मैं अभी क्या सिखा रहा था तुम्हें? क्या सिखा रहा था? भाषा। क्या सिखा रहा था? अभी ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया जस्ट, अभी दिमाग में उल्टा सीधा होना चालू हो गया, नहीं हो गया? क्योंकि नहीं पढ़ रहा मैं भाषा, ठीक है? अरे प्रतिरोध के लिए लिखा ही कहां पढ़ने, लिखा ही नहीं। तो एक्चुअल में रेशियो होता किसका है? या तो वोल्टेज का या किसका? घेरों का। तो V2 भाग V1 और या क्या है? N2 भाग N1। अब I1 भाग I2 बताओ, इनका उल्टा है नहीं दोनों के लिए? अरे है कि नहीं है? तो किसका उल्टा है बताओ, समझ में आएगा नहीं है? ये क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा। कोई शक्ति में घुस जाएंगे, कई आवर्ती में घुस जाएंगे, जिससे कोई लेना देना है ही नहीं। आपको पता होना चाहिए आपने रेशियो पढ़ा किसका है। क्या आपने प्रतिरोध का अनुपात पढ़ा? क्या आपने शक्ति का अनुपात पढ़ा? क्या आपने आवर्ती का पढ़ा? तो आपके पास सीधा दिख रहा है टर्न अनुपात। कई बार बच्चों देखे, आपके जो बाकी 3 ऑप्शन होते हैं उनको पढ़ा करो कि अब इनमें से सही कौन सा है। अब इससे सही कौन बताओ? टर्न अनुपात। बताओ आंसर अपने आप आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए आता हूं। किसी ट्रांसफार्मर में N2 ग्रेटर देन है N1, अभी बताया मैंने आपको, तो ट्रांसफर होगा स्टेप अप। आ गया ना 10 सेकेंड में, ठीक है? अब आपने क्या देखा? N2 बड़ा है, N1 क्या है? छोटा। तो बड़ा है तो स्टेप और छोटा तो स्टेप डाउन, तो स्टेप अप। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि प्राथमिक वोल्टेज 220 वोल्ट है प्राइमरी साइड तथा द्वितीयक वोल्टेज 110 है, बताओ स्टेप अप हो रहा है स्टेप डाउन हो रहा है? अरे वोल्टेज बढ़ रही है घट रही है? घट रही है। तो टर्न रेशियो का मान बताओ, 1 से कम होगा, 1 से ज्यादा होगा? क्या 2 हो सकता है? क्या देखो 2 हो सकता है? क्या क्या 1 हो सकता है? क्या 1 तो आइसोलेशन में होगा? क्या 4 हो सकता है? क्या बचा कौन? देखो तरीका है कि नहीं है? तो आंसर आ गया 0.5। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो आपको केवल आपके दिमाग से आंसर आ जाएंगे सारे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल सही तरीके से सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखें, यदि प्राथमिक में 1000 टर्न है, कितने हैं? और सेकेंडरी में कितने हैं? 500। हाँ तो सेकेंडरी वाले में कम है ज्यादा है? कम है। तो रेशियो बताओ, 1 से कम आएगा 1 से ज्यादा आएगा? कम आएगा। ज्यादा से कहां जा रहे हैं? कम की ओर, तो स्टेप डाउन। ये आ गया आंसर, स्टेप डाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि टर्न अनुपात 3:1 है, यदि टर्न अनुपात क्या है? अब आपको देखो, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। टर्न देखो पहले हमेशा क्या देगा? टर्न अनुपात कैसे लिखते हैं अपन? N2 भाग N1, N2 भाग, अब इसको N1 उल्टा मत लिख लेना कहीं, ये N2 भाग क्या है? N1। यानी आपके पास N2 सेकेंडरी साइड अगर 3 है तो प्राइमरी साइड कितने हैं? 1 है। तो बताओ क्या होगा इसमें? वोल्टेज अनुपात भी क्या होगा? सही है। अरे भाई अगर आपके पास वोल्टेज आपकी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? कितने गुना बढ़ेगी? 3 गुना। तो 3 गुना बढ़ाने के लिए क्या होगा? V2 बटा में V1। बताओ समझ में आएगी नहीं है? अरे आया, समझ में आ गया ना? V2 भाग। अब इसमें क्या कई कंफ्यूज हो जाएंगे ना, वो तो N1 है। अरे इसने जब टर्न अनुपात लिख दिया, इसका मतलब क्या है? N2 भाग N1 है। तो इसमें ऑप्शन कर कहेंगे 1:3, जबकि उसने बता दिया कि टर्न रेशियो का मतलब होगा N2 भाग N1, वोल्टेज रेशियो का मतलब होगा V2 भाग V1, धारा रेशियो का मतलब होगा I1 भाग I2। बता दिया उसने, आपको स्टैंडर्ड दे दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करने? सवाल करने। अब तो यहां तक समझ में आ रहे हैं? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब यदि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है तो द्वितीयक धारा, मैंने कहा था वोल्टेज बढ़ेगी तो धारा घटेगी, वोल्टेज बढ़ेगी धारा, तो बताओ धारा क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। प्राथमिक धारा से अधिक हो जाएगी, तो प्राथमिक धारा से क्या हो जाएगी? बताओ समझ में आएगी नहीं है? तो अगर स्टेप अप है तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा घटाएं। पावर कांस्टेंट रखने, क्या रखने बच्चों? कांस्टेंट। ठीक है, पावर क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ भाई साहब, लास्ट में समझ में आ रहा है सभी को? चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, यदि ट्रांसफर स्टेप डाउन है तो द्वितीयक धारा अब क्या हो जाएगी? ज्यादा। पहले वाले में क्या हो रही थी? कम। तो प्राथमिक धारा से कम होगी? गलत है, प्राथमिक धारा से अधिक होगी। सही है। अरे समझ में आ रहे नहीं आ रहे? एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया केवल,
आदर्श ट्रांस में शक्ति पावर का संबंध क्या होता है? P1 बराबर है, अपने क्या लिखा था, P इनपुट बराबर P आउटपुट। अब इसने प्राइमरी को क्या लिख दिया P1, सेकेंडरी क्या लिख दिया P2। कोई दिक्कत नहीं है, भी आंसर आ गया अपने पास। यदि प्राथमिक टर्न दोगुने कर दिए जाएं तथा द्वितीयक टर्न समान है, क्या रे, तो द्वितीयक वोल्टेज बताओ क्या हो जाएगी? अरे आधी हो जाएगी, हो जाएगी। फिर प्राइमरी साइड वाले टर्न अपने कर दे दुगने, क्या कर दिए दुगने। आप तो देखो क्वेश्चन में मान लिया करो, कुछ चीज समझ में नहीं आती तो मान लिया करो, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती तो क्या करो, मान लो। अब देखो यदि प्राथमिक टर्न क्या कर दिए जाए दोगुने, इधर वालों को बढ़ा दिया तो बताओ इधर वोल्टेज बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? अगर इधर वोल्टेज बढ़ाओगे तो दोगुनी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? और उधर उतनी ही रहेगी, अरे जितनी पहले थी उतनी रहेगी, तो बताओ इससे आधी होगी नहीं होगी? तो आंसर क्या हो जाएगा, आधा। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर का टर्न अनुपात किसे निर्धारित करता है? टर्न अनुपात वाइंडिंग के टर्नों की संख्या से। टर्न अनुपात का मतलब क्या, वाइंडिंग के टर्नों की संख्या से। अगला क्वेश्चन देखो, V1 230 है, V2 460 है, तो बताओ टर्न अनुपात क्या होगा? एक से ज्यादा एक से कम? अरे वोल्टेज बढ़ी है घटी है? बढ़ी है, तो बताओ क्या 0.5 हो सकता है क्या? क्या 1 हो सकता है क्या? क्या 4 हो सकता है क्या? क्या बचा है 2। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो अगला क्वेश्चन देखो तुम, यदि आदर्श ट्रांस में द्वितीयक धारा दोगुनी हो जाए तो प्राथमिक धारा आधी हो जाए। पावर क्या रखनी है, कांस्टेंट क्या रखनी है, कौन। अगर इस साइड धारा बढ़ा दो दोगुनी कर दो तो यहाँ धारा क्या जाएगी, आधी। अरे हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो आधी हो जाएगी। देखो धारा का अनुपात अगर उस साइड बढ़ेगी तो साइड घटेगी। पावर क्या रखनी है, कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन देखो, यदि N1 बराबर N2 है तो बताओ क्या है, N1 बराबर N2 कितना है, 1। अब आंसर 1 आया नहीं आएगा, अब यह अवरोधन ट्रांसफर, क्या भी अवरोधन। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रांसफॉर्मर में यदि टर्न अनुपात 1:2 है, बताओ आप इसका सही आंसर क्या आएगा? 1:2 है, ये N2 है, ये N1 है, बताओ कौन से ज्यादा है? अरे ज्यादा कौन से हैं, N1, कम कौन से हैं, N2। तो बताओ स्टेप डाउन गैप है। अब आपके दिमाग में फट नहीं आती ये N1 है, इसको मत आने दो। जब ये अनुपात बोलेगा तो बोलेगा N2 भागे N1, तो स्टेप है डाउन। ये क्वेश्चन पढ़ो, आदर्श ट्रांस में वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है, कितना माना जाता है, कितना मानेंगे? जब मानेंगे तो कितना मानेंगे, हम तो शून्य ही मानेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 2 थे क्या? चलो इधर वाला और देखो भी, आदर्श ट्रांस में कोर हानि कितनी होती है, ये भी कितनी होती है, 0। चलो आदर्श ट्रांस में कॉपर हानि कितनी होती है, ये भी कितनी होती है, 0। जब मानना तो 0 ही मानेंगे। आदर्श ट्रांस में की दक्षता कितनी होती है, इसको 0 मत मान लेना, शक्कर इसने दिया नहीं, ठीक है भी। अगला क्वेश्चन देखें भी, आदर्श ट्रांस में वोल्टेज नियमन कितना होता है, कितना होता है भी, 0%। आदर्श ट्रांस में कोर की चुंबकीय पारगम्यता कैसी मानी जाती है, अनंत। ये क्वेश्चन पूछा गया ALP 2024, ठीक है। ये बताओ आदर्श ट्रांस में कोर का रिलेक्टेंस कितना, कैसा माना जाता है, कितना माना जाता है भी, 0। ये लो बताओ, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अभी केवल अपने 2 टॉपिक किए हैं, 2 ही बताए तुम्हें, क्या दोनों टॉपिक आने लगे कि नहीं लगे? इतना ही काम, एक एक करके अपने इकट्ठे कर लेंगे इनको, बूंद बूंद से घड़ा भरता बच्चों तक। एक एक टॉपिक अगर आप अच्छे से कर लोगे, उससे संबंधित आप क्वेश्चन कर लोगे, आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भी। अभ्यास करना पड़ता है जब आपको सब्जेक्ट समझ में आता है, ठीक है भी।